आज के ऑनलाइन क्लास में ई लेक्चर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने जलवायु अध्याय का अध्ययन प्रारंभ किया था। पिछले भाग में हम लोगों ने जलवायु से संबंधित अनेक तथ्यों का अध्ययन किया था। जलवायु के प्रमुख तत्व तापमान, वायुदाब, वर्षा, मौसम, मौसम की उत्पत्ति के सिद्धांत, जेट स्ट्रीम संकल्पना इत्यादि तत्वों का अध्ययन किया था। फिर हम लोगों ने भारत की ऋतुओं सीजन्स ऑफ इंडिया, भारत की ऋतु के बारे में भी अध्ययन किया था और 4 ऋतुओं में भारत को विभाजित किया था। इन 4 ऋतुओं में से पहले भाग अर्थात शीतकाल या शीत ऋतु का अध्ययन हम लोग पिछले भाग में कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने समताप रेखा का वितरण, जनवरी माह में भारत में समताप रेखा का वितरण का अध्ययन कर लिया, तापमान का अध्ययन कर लिया, वर्षा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम लोग कि शीतकाल में मुख्यतः 2 प्रकार से भारत में वर्षा होती है। वो कौन कौन से कारक हैं? पहला तो ये है पश्चिमी विक्षोभ जो कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, तुर्किस्तान से होकर भारत में प्रवेश करती हैं, पवनें चक्रवात, और उनसे तापमान काफ़ी गिर जाता है और वर्षा की मात्रा भी अच्छी होती है और यह वर्षा कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। और दूसरा हम लोगों ने अध्ययन किया था कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी इस काल में वर्षा होती है। आज हम लोग अपने अध्ययन को यहीं से प्रारंभ करेंगे। पिछले दिनों में अभी मैंने रिवीजन कर लिया कि क्या क्या पढ़ा, पिछले भाग में कहाँ तक अध्ययन हुआ था। आज हम लोग यहीं से प्रारंभ करेंगे कि भारत के दक्षिणी भाग में जो शीतकाल में वर्षा होती है उनका विश्लेषण, उनका विवरण इत्यादि हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में अभी आपको बता दिया गया था कि वर्षा 2 प्रकार से होती है शीतकाल में। एक तो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा और दूसरा भारत में लौटते मानसूनों के द्वारा, जिसे हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। अगर आप इस मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र में देखिए शीतकाल में वायु दाब एवं पवनें ये दिखाया गया है, वायु का दाब। अब यहाँ पे देखिए सबसे उच्च वायुदाब यहाँ पे भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर के एरिया में 1020 का वायुदाब या वायुदाब रेखा, समदाब रेखाएं दिखाई गई हैं और उसके बाद 1018, 1016 करते 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 जलीय भाग में, जलीय खंड में 1014-15 तक, 1013 तक वायुदाब पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कह रहे हैं या दक्षिण भारत में जो मानसून या वर्षा जिन पवनों से होता है उसे उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें या लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अब आप देखिए संकल्पना के अनुसार वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ देखेंगे उच्च वायुदाब स्थल खंड में भारत के उत्तर उत्तर पश्चिम में है और बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बना हुआ है और इस बने निम्न वायुदाब केंद्र बने होने के फलस्वरूप पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं
और जैसे ही ये पवनें निम्न वायुदाब केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं तो ये देखेंगे कि भारत के तटीय भाग तक इनमें नमी नहीं होता, क्योंकि ये स्थल खंड पे उत्पन्न हुए हैं। ये धरातल पे उत्पन्न हुए हैं पवनें, या धरातल से चल रही हैं, इसलिए इनमें नमी की मात्रा बिल्कुल शून्य है तटीय भाग तक। लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में आती हैं तो ये सागर तल के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, तो इसलिए इनमें नमी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जब ये तटीय भाग पे पहुंचती हैं, पुनः तटीय भाग पे जब पहुंचती हैं, विशेषकर कोरोमंडल तट पे, आंध्रा तट पे, तो यहाँ पर इनमें नमी मिल जाने के फलस्वरूप इन भागों पर, तटीय भागों पर वर्षा कराने में ये सहायक होती है। इसी कारण से भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भागों में ये पवनें या उत्तरी पूर्वी पवनें या लौटती हुई मानसून पवनें वर्षा कराने में सहायक होती हैं। क्योंकि जैसे ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर आई ये पवनें और इनमें नमी समाहित हो गई, और ये नमी युक्त या वाष्प युक्त पवनें जैसे ही तटीय भाग में आती हैं तो वर्षा कराती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि तमिलनाडु पे वर्षा शीतकाल में होती है। तमिलनाडु में वर्षा शीतकाल में होती है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतकाल में वर्षा होती है। इसका एकमात्र कारण ये लौटती हुई मानसूनी पवनें हैं। और मानसूनी पवनों की एक विशेषता ये भी होती है कि जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से वापस आती हैं। ये पवनें ग्रीष्मकाल में इन्हीं मार्गों से ही धरातल पर या भारत की भूमि में प्रवेश करती हैं, और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए ये पवनें अपने पुनः तमिलनाडु के तट पर या आंध्र तट पे पहुंचती हैं। और जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इनमें नमी समाहित हो जाती है, और ये नमी इन क्षेत्रों में वर्षा कराने में सहायक होती है। और अगर हम वायुदाब की बात करें, वायुदाब मैंने दिखा दिया आपको, निम्न है, ऊपर उच्च है। ये ऐसे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में या भारत के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भारत में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसूनों द्वारा वर्षा होती है। दिसंबर में यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर होता है। कर्नाटक व अन्य आंतरिक भागों में मात्र 2.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मतलब आंतरिक भागों में वर्षा कम होती है, तटीय भागों में वर्षा अधिक होती है इस काल में। शीतकाल में वायु में आर्द्रता कम होती है, जैसा जानते हैं हम लोग। देश के भीतरी भाग में तापमान की कमी से आर्द्रता में और भी कमी आ जाती है। देश के किसी भी भाग में आर्द्रता 60 से अधिक नहीं होता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आर्द्रता शून्य होती है। दक्षिणी पठार की ओर अरब सागर के तटवर्ती भागों में 40 से 50% सापेक्ष आर्द्रता होती है। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे सीजन की बात कर लें, कुछ ग्रीष्म ऋतु के बारे में। 15 मार्च से 15 जून तक। फरवरी माह में, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप जानते भी हैं, सूर्य विषुवत रेखा की ओर अग्रसर रहता है, और 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, और उसके पश्चात कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। इस कारण से देश में तापमान बढ़ने लगता है और वायुदाब कम होने लगता है। इस समय दक्षिणी गोलार्धों में, गोलार्ध के विभिन्न स्थानों में तापमान में कमी आने लगती है तथा प्रतिचक्रवाती अवस्थाएं उत्पन्न होने लगती है। कर्क रेखा की ओर सूर्य के आगमन के साथ साथ निम्न वायुदाब भी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है।
मार्च के माह में ही दक्षिण भारत में उच्च तापमान पाया जाता है और अप्रैल माह में मध्य प्रदेश तक तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में तापमान लगातार वृद्धि होने लगता है और तापमान के बढ़ने से वायुदाब कम होने लगता है और यह क्षेत्र निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। जून में उच्चतम तापमान दक्षिण पंजाब और राजस्थान में पाए जाते हैं। इस समय तक शीतकालीन मानसूनी पवनों की दिशाएं परिवर्तित हो जाती हैं और स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। उत्तरी भारत में ग्रीष्मकाल में स्थानीय पवन या लू चलती हैं जो बहुत ही कष्टकारी होती हैं। आज हम लोगों ने शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन किया। आप लोगों ने इस कालांश को बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का धन्यवाद और शेष या आगे का अध्ययन अगले भाग में किया जाएगा। धन्यवाद।